तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि ये सीरीज जो है वो एमटीएस के प्रीवियस ईयर में आए हुए जितने भी क्वेश्चन है उसका ये सीरीज चल रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है ये 5 जुलाई 2022 को पूछा गया थर्ड शिफ्ट का वीडियो है, जिसमें हम लोग जो जीके जीएस के टोटल 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले भी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो आप नहीं देखें तो उसको भी देख लीजिएगा। और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर ले और बेल वाले आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव जो वीडियो है आप तक पहुंचते रहे। बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन एक पे हम लोग मूव करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर एक, वेद समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये जो दो कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा कथन जो है वो वेद समाज के बारे में सही है। पहला कथन है, इसकी स्थापना 1864 ईस्वी में मद्रास के चेन्नई में हुई थी। बिल्कुल सही है। इसने जाति भेद को खत्म करने और विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम किया। तो ये दोनों कथन इसमें क्या है, सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ए और दो दोनों सही है। अच्छा, वेद समाज की स्थापना जैसा कि अभी बताया गया 1864 में हुआ था। इनके द्वारा किया गया था, तो उनका नाम था श्री धरालू नायडू। ये भी याद करना है, श्री धरालू नायडू के द्वारा ये वेद समाज की स्थापना किया था। वेद समाज जो है वो ब्राह्मण समाज से प्रेरित था। तो ये सभी चीजें भी आपको याद रखनी है। बढ़ते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को महिलाओं को नमक सत्याग्रह आंदोलन में भाग लेने के लिए अनुमति देने के लिए सहमत किया था। मतलब जो जो महात्मा गांधी नमक सत्याग्रह स्टार्ट कर रहे थे, जिसको दांडी मार्च के नाम से जाना जाता है, ये कब स्टार्ट किया गया था, तो 1930 में 12 मार्च 1930 को 12 मार्च 1930 को ये स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया था, तो ये साबरमती आश्रम से लेकर के दांडी तक गुजरात में जो है वो पैदल यात्रा शुरू किया था, जिसमें 78 सहयोगियों ने भाग लिया था। तो बताना ये है कि जब ये यात्रा शुरू हुई थी तो जो महिलाएं भी उस यात्रा में शामिल हों, तो इसके लिए गांधी जी को किसने प्रेरित किया था, तो वो थी कमला देवी चट्टोपाध्याय। कमला देवी चट्टोपाध्याय जो थी ये महात्मा गांधी को प्रेरित की थी कि इसमें महिलाएं भी शामिल हो। ठीक है, तो 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। अच्छा, ये नमक सत्याग्रह कब खत्म हुआ था, तो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी में नमक कानून को तोड़ा था। बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी कि अशुद्ध जल, अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल यानी कि अशुद्ध जल डिस्टिल वाटर का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, बारिश का पानी जो है वो डिस्टिल वाटर का शुद्ध रूप माना जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन, ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम जिसको आरईजीपी के नाम से भी जाना जाता है, कब शुरू हुआ था, तो ये 1995 में शुरू हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कांटेदार वनों और झाड़ियों की जलवायु परिस्थितियां। जो कांटेदार वन होते हैं या झाड़ियां होती हैं उनकी जलवायु परिस्थितियां निम्नलिखित में से किस पौधे की प्रजाति के लिए सबसे आदर्श है। तो इसका क्या हो जाएगा, शीशम, हपूसा, सौगौन या फिर यूफॉर्बिया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यूफॉर्बिया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यूफॉर्बिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6, चोलों के शासन काल में, जो चोल का शासन काल था उसमें किस विद्यालय किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए जो दी जाने वाली भूमि थी उसको क्या कहा जाता था। तो बात कर लेते हैं चोलों के समय की। तो चोल के समय पे जो अलग अलग चीजों में दी जाने वाली जो भूमि होती थी उसका अलग अलग नाम रखा जाता था। तो जो भूमि किसी भी विद्यालय के रख रखाव में दी जाती थी उसको हम लोग क्या कहते थे, तो ये आपको बताना है। उसको हम लोग साला भोग के नाम से जानते थे। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी, साला भोग। अच्छा, ब्राह्मदेव क्या था, तो ब्राह्मदेव वैसे भूमि को कहते थे जो ब्राह्मण लोग को दान में दिया जाता था। और देवदान, देवदान वैसे भूमि था जो किसी मंदिर वगैरह को बनाने में दिया जाता था।
और फिर वेलवन गाई, तो ये वेलवन जो गाय है ये जो ब्राह्मण नहीं होते थे, जैसे किसान वगैरह होते थे, उनको देने वाली भूमि को वो लोग वेलवन गाय के नाम से जाना जाता है। एक और याद रखना है, जो जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि को ये लोग पल्ली चंदम के नाम से जानते थे। तो इसका जो आंसर होगा शिला भोग। तो साला भोग जो है वो कैसी भूमि है? विद्यालय रख रखाव में देने वाली भूमि है। 7 नंबर क्वेश्चन, एक कोई पर्सन है जिसकी आयु 10 वर्ष है, एक कारखाने में कार्यरत है। एक्स के निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो बताना यह है कि वो 10 वर्ष का है और उसे कारखाने में काम करने के लिए भेज दिया गया है, तो उसके किस अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर है बी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इसकी बात कर लेते हैं कि कोई भी अगर बालक या बच्चा जो कि जो जिसे जो 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है, उसे कोई भी जो ऐसा कार्य जो उसके जीवन के लिए उसके बहुत उस पे बुरा साबित होगा, वैसे जैसे कोई भी जो उस पे कोई भी ऐसा काम उसको उससे नहीं करवाना है, जैसे कारखाना में हो गया, ये सभी चीजों में उसका काम नहीं करवाना है। तो उसी जो एक व्यक्ति है वो 10 साल का है और उसको ये काम करवाया जा रहा है, इसका मतलब उसका जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसका उसका क्या किया जा रहा है? उसका उल्लंघन किया जा रहा है। अच्छा, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में की गई है। शोषण के विरुद्ध अधिकार किसमें की है? अनुच्छेद 23 और 24 में बात की गई है। अगर बात करें अनुच्छेद 23 में, तो इसमें क्या है कि जो मानव है उसके दुर्व्यापार या फिर बलात् श्रम, मतलब जबरदस्ती उससे काम कराना, ये गलत है, अनुच्छेद 23 में कहा गया है। और 24 में बालकों की बात की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। सांगा दावा और तिहरा सौभाग्यशाली महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तिहरा सौभाग्यशाली से बहुत ज्यादा फेमस है, किस राज्य में मनाया जाता है आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम में मनाया जाता है। अच्छा, ये है किस लिए फेमस? तो ये जो फेमस है, ये जो बौद्धों जो था, बौद्ध को मानने वाले, उनको द्वारा ये त्योहार मनाया जाता है। तो यह त्योहार बुद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति और निर्वाण, जो बुद्ध का जन्म हुआ था और ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और निर्वाण हुआ था, इन सभी 3 चीजों के बारे में ये पूरी तरीके से बताता है। तो इसलिए ये 3 महत्वपूर्ण घटनाओं को बताता है, इसलिए इसका नाम तिहरा सौभाग्यशाली त्योहार के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात कर ले गौतम बुद्ध की, तो गौतम बुद्ध का जन्म जो हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 663 ईसा पूर्व में। 663 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। और इनका जो मृत्यु है वो 483 ईसा पूर्व में हो गया था। इनकी मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुआ था। अच्छा, गौतम बुद्ध से कुछ रिलेटेड घटनाएं अक्सर क्वेश्चन में पूछता है। जैसे उनका जब वो गौतम बुद्ध थे तो जो घर का त्याग किए थे उसे महाविनिष्क्रमण कहा गया है या फिर महानिर्वाण भी कहा गया है, ये भी याद रखना है। और जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो अपना जो प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में, उसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना गया है। और जो उनकी मृत्यु हुई थी उसे महापरिनिर्वाण के नाम से भी जाना गया है, इसे आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस देश में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता है? अगर बात कर ले झूम कृषि की, तो ये एक ऐसी कृषि का मीडियम था उस समय का, जिसमें मान लो कि ये जमीन है जहाँ पे कुछ जंगल वाला जमीन है, ठीक है। तो यहाँ से ये जंगल को काट लिया जाता था और काटने के बाद ये जो जगह बना इस पे कुछ अपना क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर लिए। फिर इस जमीन में जितना उपजाऊ था वो खत्म हो गया, तो ये किसी और दूसरे जगह शिफ्ट हुए और यहाँ से जो पेड़ वगैरह थे उसको काट लिए और काट कर अपना यहाँ पे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किए। तो ऐसी कृषि को झूम कृषि के नाम से जाना जाता था और इसे अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से भी जाना जाता था। मतलब इस प्रोसेस से करने वाला जो खेती था इसको अलग अलग नाम से जाना जाता। तो आपको बताना है कि जो कोनुको था, कोनुको झूम कृषि को कोनुको, कहाँ पे कोनुको बोला जाता था? कोनुको कहाँ पे बोला जाता था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता था।
जैसे अगर बात करें मेडागास्कर, तो मेडागास्कर में झूम कृषि का एक स्पेशल नाम था जिसे तावी लोग कहा करते थे कि ये कौन सी कृषि है, तावी कृषि। बात कर लेते हैं वियतनाम, तो वियतनाम में इसे किस नाम से जाता था, तो रे के नाम से इसे वियतनाम में झूम कृषि को जाना जाता था। तो ये सभी आपको याद रखना है। और मिल्पा मध्य अमेरिका और मैक्सिको के जगह पे क्या, मिल्पा, मध्य अमेरिका और मैक्सिको के जगह पे इसको मिल्पा के नाम से लोग बुलाते थे झूम कृषि को। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला में झूम कृषि को कोनुको के नाम से जाना जाता था। 10वां नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर की लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को साधारण शर्करा में तोड़ देता है। स्टार्च का मतलब अगर बोले तो मंड, यानी स्टार्च को साधारण शर्करा में कौन तोड़ देता है, इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमाइलेज। जो इमाइलेज है वो स्टार्च को यानी कि मंड को साधारण शर्करा में तोड़ देता है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, इसमें और भी कुछ बातें कर लेते हैं। तो जो पेप्सिन है, पेप्सिन पेप्सिन का काम क्या काम है कि ये प्रोटीन को तोड़ करके सरल पदार्थ यानी कि पेप्टोन में परिवर्तित कर देता है। और बात करें रेडिन की, तो रेडिन का क्या काम है, जो दूध होता है, दूध में घुलनशील जो प्रोटीन जो कैसियोनेशन होता है उसको तोड़ करके ठोस प्रोटीन यानी कि कैल्शियम पैराकेसिनेट में ये चेंज कर देता है, जो कि हमारे बोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रेनिन किसको है, दूध के लिए। तो ये सभी आपको याद रखना है। अगर बात कर ले तो टेप्सिन जो हो गया, टेप्सिन, इमाइलेज और एक और होता है लाइपेज, ये सभी एंजाइम है जो हमारे अग्न्याशय से निकलने वाले एंजाइम है जो भोजन में जाकर के मिलते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा एमाइलेज। एमाइलेज है जो स्टार्च को ब्रेक करके साधारण शर्करा में चेंज कर देता है। 11 नंबर क्वेश्चन, 4C के आवेश को 6 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा कितनी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग जो कार्य होता है वो आवेश गुना विभवांतर होता है। तो 6 गुना 4 यानी कि 24 गुलाम वोल्ट यानी कि 24 जूल हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि मार्च 2022 में अधिसूचित किया गया था, भारत सरकार ने देश सहित अधिकांश राज्यों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मजदूरी दरों को संशोधित किया। तो असम सहित, इसका आंसर क्या हो जाएगा, असम भी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस टीम ने 2021 तक आईपीएल की किसी एक पारी में सर्वाधिक रन बनाया। तो इसका जो हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, क्या हो जाएगा, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इसका आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्राणी जगत के संधिपाद प्राणी यानी कि ऑर्थोपोडा समूह से संबंधित नहीं है। ऑर्थोपोडा क्या होता है, वैसा एक प्राणी होता है, जीव होता है जिसका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले उसका सर हो गया, फिर उसका उदर हो गया और फिर बच। सर के बाद ये बच वाला पार्ट और ये उदर वाला पार्ट, ऐसा पार्ट। तो ये सर और ये बाकी का पार्ट, तो 3 चीजों में बटा होता है। उसको ऑर्थोपोडा प्राणी में रखा जाता है। जैसे अगर बात करें तिलचट्टा, तो उसका भी देखेंगे तो इस आकृति में उसका होता है बटा हुआ। फिर तितली हो गया, फिर हो गया मकड़ी, झींगा मछली, केकड़ा और खटमल, मक्खी, मच्छर, मधुमक्खी और टिड्डा, ये सभी जो होते हैं वो ऑर्थोपोडा जगत में आते हैं। मतलब उसका जो शरीर है 3 भागों में डिवाइड होता है। ठीक है, तो इसमें से क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा कौन नहीं है, यानी कि ऑक्टोपस। ऑक्टोपस इसका आंसर हो जाएगा, ऑक्टोपस नहीं है। जबकि मकड़ी, तिलचट्टा और तितली ये सभी का जो शरीर है 3 भागों में बटा होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑक्टोपस। अच्छा, बात कर ले ऑक्टोपस की, तो ये किस कैटेगरी में आता है, तो ये मोलस्का प्राणी के कैटेगरी में आता है, जिसका शरीर तो 3 भागों में बटा होता है, जिसमें सिर, अंतरांग और पाद होता है। ये सिर हो गया और ये एक छोटा सा अंतरांग हो गया और इसी से इसका पैर हो गया। तो ये सभी चीज हो गया, तो 3 पार्ट में बटा हुआ था, इसलिए ऑक्टोपस इसका आंसर हो जाएगा। इसको कौन सा ऑक्टोपस को किस में रखते हैं हम लोग, मोलस्का प्राणी जगत में रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन तबला वादक नहीं है या थे, कौन सा तबला वादक नहीं है या थे, बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा तबला वादक कौन कौन है।
तो अगर देख ले तो अल्लाह रखा। अच्छा ठीक है, इसमें अगर हम लोग आंसर देख ले तो पहले हम आपको डिस्कशन करा देते हैं। हाँ, तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा? तो तबला वादक कौन कौन है? तो वो देख लीजिए, अल्लाह रखा तबला वादक है। फिर किशन महाराज भी तबला वादक है। फिर अगर बात कर लेते हैं जाकिर हुसैन, तो ये भी तबला वादक है। लेकिन शेख चिन्ना मौला जो है ये तबला वादक नहीं। तो शेख चिन्ना मौला क्या बजाते हैं? शेख चिन्ना मौला जो है वो नाद है जो बजाते हैं। नाद एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो शेख चिन्ना बजाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, और तबला वादक कौन कौन है? बुदई महाराज भी तबला बजाते हैं। प्याज खां और लतीफ खां ये सभी भी तबला वादक है। तो ये सभी तो तबला बजाने वाले हैं, लेकिन जो शेख चिन्ना मौला ये तबला नहीं बजाते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 2008 बीजिंग ओलंपिक में किस भारतीय मुक्केबाज ने मुक्केबाजी में मिडिल वेल्ट वर्ग डिवीजन में कांस्य पदक जीता? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विजेंद्र सिंह। क्या हो जाएगा? विजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 17 नंबर क्वेश्चन, एक किले के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी किला का डिस्कशन किया गया है। जैसे इसे मूल रूप से मनकल मनकल के नाम से जाना जाता था। वर्ष 1143 में एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। तो बताना है, इसको समझना है और किसके बारे में ये डिस्कस कर रहा है। तो ये जो हो जाएगा इसका आंसर गोलकोंडा के किले का किला हो जाएगा। तो गोलकोंडा का किला फेमस था किस नाम से? मनकल नाम से फेमस था, जिसे पहाड़ी की चोटी पर 1143 ईस्वी में बनाया गया था। अच्छा, अगर बात कर ले इसमें तो ये है कहाँ पे गोलकोंडा का किला? तो ये है हैदराबाद शहर में। कहाँ पे है? हैदराबाद में। तो ये सभी आपको याद रखना है। गोलकोंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। और इसकी बात कर ले तो हुसैन सागर झील से लगभग 9 किलोमीटर दूर है ये। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसे बनाया गया था 1143 ईस्वी में। पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था। ये सभी चीज आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर लेते हैं जो यहाँ पे किला अगुवाड़ा की बात की गई है। तो किला अगुवाड़ा कहाँ है? ये गोवा में है। कहाँ में है? गोवा में है। ठीक है। और दौलताबाद का किला, ये दौलताबाद किला कहाँ है? तो जो दौलताबाद किला ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ है? औरंगाबाद में। और चित्रदुर्ग किला कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है चित्रदुर्ग किला। ये भी आपको याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन, देवाशीष पांडा को हाल ही में किसके प्रमुख के रूप में चुना गया? देवाशीष पांडा, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे इसका आंसर हो जाएगा IRDAI। अच्छा, IRDAI का फुल फॉर्म की बात की जाए तो क्या होता है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केंद्र बजट 2022-23 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विस्तार के लिए लगभग कितनी राशि आवंटित की गई थी? अब तो ये हो जाएगा कितने की गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 20 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। भारतनाट्यम किस भारतीय राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? नृत्य से क्वेश्चन तो इतना ज्यादा पूछा है कि आप इसको छोटा स्किप करना बिल्कुल भी नहीं है। तो भरतनाट्यम मैंने बहुत बार बताया है, तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा, केरल की बात करें तो केरल का जो नृत्य है वो कौन सा है? कथकली और मोहिनी आट्टम, ये कहाँ का है? केरल का है। मणिपुर का मणिपुरी और असम का असमी या फिर सत्रिय जो नृत्य है वो भी असम का नृत्य है। प्राचीन भारत में महाजनपद के शासक फसलों की उपज के डैश की दर से कर वसूलते थे। जो महाजनपद था उस समय जो फसल की उपज करते थे किसान, तो कितना प्रतिशत वो कितना भाग रख लेते थे? तो वो जो फसल का उपजा उसका 1/6 भाग ये लोग कर के रूप में वसूला करते थे। 22 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति के द्वारा की जाती है। तो बताना है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अच्छा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होता है? तो जो बहुमत दल के नेता होते हैं, जिनको सबसे ज्यादा बहुमत मिला है इलेक्शन में,
उसके जो नेता होते हैं उन्हीं को राष्ट्रपति है जो प्रधानमंत्री घोषित करते हैं। और ये इसका डिस्कशन किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 75 में इसका डिस्कशन किया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अच्छा, राष्ट्रपति के द्वारा और भी लोगों की नियुक्ति होता है, जैसे जो और भी जो मंत्री परिषद होते हैं, अन्य मंत्री परिषद होता है, उसको नियुक्ति जो होता है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है, तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। अच्छा, बात कर ले भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश की बात कर ले, तो इसकी भी नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति के अधीन में भी इनकी भी नियुक्ति होती है। ये सभी याद रखना, ठीक है। 23 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति की शास्त्रीय नृत्य शैली से प्रसिद्ध है। आप देख सकते हैं हर शिफ्ट में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन नृत्य से तो दे ही दिया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में मैंने पहले ही बताया है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस के लिए फेमस है, तो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है यामिनी कृष्णमूर्ति, ठीक है। तो इन्हें भी याद रखना है, यामिनी कृष्णमूर्ति किस डांस के लिए फेमस है, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। अब यहाँ पे कुछ डांस वगैरह अब देख लेते हैं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति जो है वो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से नृत्य शैली से प्रसिद्ध है। अच्छा, मोहिनी आट्यम से संबंधित कुछ कलाकार हैं जो कि मोहिनी आट्यम करते हैं, जैसे कल्याणी अम्मा बहुत बार पूछा है, भारती शिवाजी और हेमा मालिनी भी बहुत बार पूछा है, श्रीदेवी भी बहुत बार पूछा है और शांता राव। ये सब जो है वो मोहिनी आट्यम से संबंधित कलाकार है। मणिपुरी से संबंधित कलाकार जो मणिपुरी डांस करते हैं उसमें कौन कौन है, गुरु अमली सिंह, आतम सिंह, कलावती देवी, चारू माथुर और सोनारिका सिंह, ये सभी मणिपुरी से संबंधित है। उड़ीसी से संबंधित कलाकार कौन कौन से जो उड़ीसी डांस करते हैं, संयुक्ता पानीग्राही और सोनल मानसिंह भी बहुत बार पूछा है, तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसी से संबंधित। किरण सहगल और माधवी मुदगल, तो ये सभी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन पे, 24 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल के साक्षरता दर कितनी थी, अनुमानित सीमा से बताना है। तो जैसे कि मैंने भी बहुत और भी पिछले क्वेश्चन में बताया कि 2011 की जनगणना बहुत बार पूछा है। इसमें भारत की जो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है वो केरल राज्य की है। कितना है, 91 से लगभग 95% लोग हैं जो वहां पे साक्षर है। तो ये सभी चीज आपको याद रखनी है। अगर बात कर लेते हैं तो सबसे लगातार 5 साक्षरता दर वाले राज्य, तो सबसे पहले केरल है लगभग 91 से 95%। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम 91.3%, गोवा 88.7%, त्रिपुरा 87.2% और हिमाचल प्रदेश 82.8%। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो ये सभी यहाँ पे लगातार 5 जो राज्य है जो साक्षरता दर में सबसे आगे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केरल। सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में है, केरल में है। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बराक ओबामा की आत्मकथा है। तो बराक ओबामा की आत्मकथा पहले भी पूछा था और इसमें भी पूछ दिया गया है। तो बराक ओबामा की आत्मकथा क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर। ये बराक ओबामा की आत्मकथा है। अ स्टोरी ऑफ रेस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बराक ओबामा की क्या है, एक कथा कवि मतलब उनका एक अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तक, जैसे कि ये मैंने बताया कि ये आत्मकथा किसका है, बराक ओबामा का है। और ऑप्शन नंबर है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, ये किनकी किताब है, युवराज सिंह। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किनकी किताब लिखी हुई है, युवराज सिंह की है ये आत्मकथा। क्रोनिकल्स जो है पत्रकार आदित्य सिंह का है। और मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, तो ये किनकी है, ये इंद्र कुमार गुजराल का है। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में। आप सभी का देखने के लिए वीडियो को शुक्रिया।